आखिरी एपिसोड, एपिसोड 12, नई खोज। फरीदी दिन भर इधर उधर छिपता फिरा। अंधेरा होते ही वो उसी शराब खाने में फिर जा पहुंचा। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह प्रिंस अदनान से गजाला का पता मालूम हो जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका। थक हार कर उसने अपने कमरे का रुख किया। वहां उसने प्रिंस अदनान का भेस बदला और उसके मकान की तरफ रवाना हो गया। आज उसने शराबियों की नकल नहीं की। सड़क पर ही उसे वही दोनों आदमी दिखाई दिए जो उसे पिछली रात उठा कर ले गए थे। सरदार, उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, उस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है, सुबह से कुछ नहीं खाया और शाम को दीवार से अपना सिर टकरा कर जख्मी हो गई है। लड़की का जिक्र सुनकर फरीदी के कान खड़े हो गए। अच्छा, चलो चलकर देखता हूँ, फरीदी ने घर के अंदर दाखिल होते हुए कहा। वो थोड़ी दूर चलता रहा, फिर अचानक चीख मार कर गिर पड़ा। दोनों उसकी तरफ लड़के। क्या हुआ सरदार? चलते वक्त पैर मुड़ गया था, फरीदी ने कहा। जरा पैर खींचो, शायद कोई नस चढ़ गई हो। एक ने उसका पैर पकड़कर 2-3 झटके दिए। फरीदी मुश्किल से खड़ा हुआ, लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। अरे आगे चलो भाई, तुम कब तक मेरे पीछे रेंगते रहोगे? फरीदी ने झल्ला कर कहा। मेरे ख्याल से तो इस वक्त आराम कीजिए, सुबह देखा जाएगा, एक ने झल्ला कर कहा। फालतू मत बको, फरीदी ने कहा। चलो चलकर उसे देखें, कहीं वो खुदकुशी ना कर बैठे कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। वो दोनों आगे आगे चल रहे थे और फरीदी उनके पीछे। एक कमरे में पहुंचकर दोनों ने फर्श पर बिछे हुए कालीन को हटाया और उस जगह पर जुड़े हुए तख्ते को उठाने लगे। तख्ता हटते ही एक तहखाना का रास्ता नजर आया। दोनों सीढ़ियों के नीचे उतरने लगे। फरीदी भी धीरे धीरे कराता हुआ उनका साथ दे रहा था। उतरने के बाद वो एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचे जहां चारों तरफ बहुत से छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। दोनों में से एक ने बढ़कर एक कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में बल्ब जल रहा था। दोनों गेट के दोनों तरफ खड़े हो गए और प्रिंस अदनान लंगड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। एक औरत सिर झुकाए हुए बैठी थी। उसने आहट सुनकर अपना सिर नहीं उठाया। फरीदी फिर गेट की तरफ वापस लौटा और उन दोनों को चले जाने का इशारा करके फिर वापस आ गया। उसने धीरे से औरत के सिर पर हाथ रखा और वो उछल कर खड़ी हो गई। ये गजाला थी। सरदार, मुझे हाथ मत लगाना, वो बिफर कर बोली। उसके माथे के जख्म पर खून जम गया था। बाल उलझे हुए, चेहरा वीरान, आंखें किसी डरी हिरनी की आंखों की तरह मालूम हो रही थीं। ये तुमने अपना सिर क्यों फोड़ लिया? फरीदी ने धीरे से पूछा। तुझसे मतलब? वो गरज कर बोली। खाना क्यों नहीं खा रही? मेरी खुशी। आखिर इस तरह बिगड़ क्यों रही हो? फरीदी ने कहा। जाओ, जाकर अपना काम करो, मैं बेकार बातें नहीं करना चाहती। उफ, क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? अच्छा, ये कब से? गजाला तेवर में बोली। जिस दिन से तुम्हें देखा है। अच्छा, तो कान खोल कर सुन लो। अगर अब तुमने इस किस्म की बात की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी या तुम्हारा गला घोट दूंगी। हुस्न गुस्से में बड़ा भला मालूम होता है। दूर हो जाओ यहाँ से, कमीने कुत्ते कहीं के, वो गरज कर बोली। देखो, मेरा कहना मान लो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ऐसी आज़ादी पर मैं मौत को अच्छी समझती हूँ। तुम्हारे इस ख्याल से मुझे खुशी हुई, फरीदी ने कहा। घबराओ नहीं, तुम बहुत जल्द रिहा हो जाओगी। गजाला हैरत से उसका मुंह देखने लगी। ये चीज़ उसकी समझ से बाहर थी कि प्रिंस अदनान अचानक कैसे बदल गया। मैं अदनान नहीं, फरीदी हूँ, फरीदी ने धीरे से कहा। अदनान मेरी कैद में? ओह, तो अब तुम ये दूसरी चाल चल रहे हो, गजाला कुड़ कर बोली। लेकिन इतना याद रखो कि तुम मुझ पर किसी तरह कामयाब नहीं हो सकते। फरीदी हंसने लगा। उसने उसे सारी कहानी सुना दी। वो हैरत से मुंह खोले सुन रही थी। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उन कमबख्तों ने वालिद साहब को भी इसकी खबर दे दी, गजाला बोली। लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मैंने उन्हें तुम्हारी बेगुनाही का यकीन अच्छी तरह दिला दिया है। मगर मैं किस तरह यकीन कर लूं कि आप प्रिंस अदनान नहीं हैं? गजाला अविश्वास से बोली। ये लो, वे तस्वीरें जो मैंने प्रिंस अदनान से हासिल की हैं। फरीदी ने जेब से एक लिफाफा निकाल कर गजाला की तरफ बढ़ा दिया। वो लिफाफे से तस्वीर निकाल कर देखने लगी। अब लाओ, मैं इन्हें जला दूं। फरीदी ने उसके हाथ से तस्वीरें लेकर जला दी। कहो, अब यकीन आया? गजाला ने सिर हिलाया। तो फिर मुझे यहाँ से छुटकारा कब मिलेगा? वो बोली। बहुत जल्द।
जरा वो शख्स कब्जे में आ जाए जो इस सारे गोरख धंधे का सरगना है, फरीदी ने कहा। हाँ, ये तो बताओ कि तुम उस दिन होटल से अचानक गायब किस तरह हो गई थी। ये भी एक अजीबोगरीब दास्तान है। जैसे ही बाथरूम से निकली मुझे वालिद साहब दिखाई दिए। मैं परेशान हो गए। मैं दरअसल उनसे ये कहकर आई थी कि मैं खाला के यहाँ दिल्ली जा रही हूँ। उन्होंने वहाँ मेरी मौजूदगी पर सबब पूछा जिसका मैं कोई सही जवाब ना दे सकी। उन्होंने मुझसे वापस चलने के लिए कहा और मैं उनके साथ हो ली। बाहर टैक्सी खड़ी थी, हम दोनों उस पर बैठकर चल दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे अपने एक दोस्त के यहाँ लिए जा रहे हैं और फिर मुझे कुछ अच्छी तरह याद नहीं कि मैं इस कैद खाने में किस तरह पहुंची। गजाला खामोश हो गई। और यही वजह है कि अब जल्दी ही किसी बात पर यकीन कर लेने का दिल नहीं चाहता, गजाला बोली। लेकिन मेरी बातों पर यकीन ना करने की भी कोई वजह नहीं हो सकती, फरीदी ने कहा। मैं अपना मेकअप बिगाड़ना नहीं चाहता, वरना अभी अपनी असली सूरत भी दिखा देता। गजाला खामोश रही। और मैं तुम्हारा जख्म धोकर पट्टी बांध दूं, फरीदी ने कहा। गजाला कुछ नहीं बोली। फरीदी ने स्टूल पर रखा हुआ पानी का जग उठाया और अपना रुमाल तर करके जख्म धोए। गजाला आंखें बंद किए बैठी रही। दो मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से निकल कर चेहरे पर बहर चले। अरे तो तुम रोती क्यों हो, फरीदी ने कहा। घबराओ नहीं, तुम्हें यहाँ सिर्फ 2-1 दिन और रहना पड़ेगा। गजाला फिर भी कुछ ना बोली। ठहरो, मैं पट्टियाँ और बैंडेड ले आऊँ, फरीदी ने कहा और कमरे से निकल आया। अभी वो कुछ कदम चला था कि तभी उसे मालूम हुआ कि जैसे कोई अंग्रेजी में कुछ कह रहा हो। वो पलटा। जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी उसके शीशे से झांक कर उसने देखा एक शख्स उसकी तरफ पीठ किए बैठा कुछ पढ़ रहा है। फरीदी ने दरवाज़ा खोलना चाहा मगर बाहर से ताला बंद था। फरीदी ने इतना अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया कि ये कोई अंग्रेज़ है। फरीदी तहखाने से निकलकर उन दोनों आदमियों को तलाश करने लगा। दोनों एक कमरे में बैठे हुए शराब पी रहे थे। फरीदी को देखते ही दोनों घबरा कर खड़े हो गए। उनके अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे फरीदी अचानक कमरे में पहुंच गया हो। आज भी भर कर पियो मेरे शेरों, आज मैं बहुत खुश हूँ, फरीदी ने कहा। लेकिन पहले ज़रा एक काम कर दो, कहिए, एक बोला। फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, फरीदी ने कहा, और नंबर बाहर की चाबी। उनमें से एक बाहर चला गया और दूसरे ने एक चाबी निकालकर फरीदी को दी। फरीदी एक कुर्सी पर बैठकर गए हुए आदमी का इंतज़ार करने लगा। कुछ मिनट बाद वो वापस आया। उसके हाथ में मरहम पट्टी का सामान रखने वाला एक बक्स था। फरीदी बक्स लेकर तहखाने की तरफ गया और दोनों फिर बैठकर शराब पीने लगे। फरीदी ने गजाला की मरहम पट्टी की और दूसरे कमरे की तरफ चला। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गया उसके मुंह से हैरत की चीख निकली और उसका चेहरा खुशी से झूमने लगा। अंदर बैठा अंग्रेज जैक्सन था। वो देखने में बहुत दुबला पतला और कमज़ोर लग रहा था। फरीदी को देखकर उसके नफरत से मुंह सिकोड़ लिया। तो मेरा शक सही निकला, फरीदी धीरे से बड़बड़ाया। कहिए मिस्टर जैक्सन, कैसे मिजाज हैं? फरीदी ने कहा, ठीक हूँ, जैक्सन ने लापरवाही से कहा। जैक्सन उसकी तरफ देखने लगा। आप यहाँ किस तरह आए? फरीदी ने पूछा। वो ये भी भूल गया था कि वो इस वक्त प्रिंस अदनान के भेष में। क्या मतलब? जैक्सन ने बुरी आवाज़ में कहा। क्यों मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैं फरीदी हूँ, फरीदी ने झुक कर धीरे से कहा। अरे! जैक्सन उछल कर खड़ा हो गया। जी हाँ, मगर तुम जी हाँ, मैं प्रिंस अदनान के भेष में हूँ और वो मेरी कैद में। जैक्सन फरीदी से लिपट गया। मैं सच कहता हूँ मिस्टर फरीदी कि खुदा के बाद मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़ात से ही इसकी उम्मीद थी, जैक्सन मोहब्बत से बोला। लेकिन आप यहाँ किस तरह? फरीदी ने कहा। अस्पताल से छुट्टी होने के कुछ ही दिन बाकी थे कि अचानक एक दिन मैंने खुद को यहाँ एक कोठरी में पाया और उसके अलावा मैं कुछ और नहीं जानता। आप कुछ बता सकते हैं कि आप किसकी कैद में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, जैक्सन ने कहा। आप लिनॉर्ड की कैद में हैं। लिनॉर्ड? जैक्सन उछल कर बोला। वो यहाँ कहाँ? वो यहाँ के नवाबों और राजाओं को ब्लैकमेल करने के लिए आया हुआ है और आजकल आपका रोल अंजाम दे रहा है। क्या मतलब? वो आपके भेष में जासूसी विभाग के सुपरिटेंडेंट का फर्ज निभा रहा है। जैक्सन हैरत से फरीदी का मुंह देखने लगा। मिस्टर फरीदी, अगर तुम ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो तुम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे ब्रिटिश अंपायर के बहुत बड़े आदमी होगे, जैक्सन ने फरीदी का हाथ दबाते हुए कहा। अच्छा, अब थोड़ी देर ठहरिए, फरीदी ने कहा। मैं इसी वक्त आपको ले चलूंगा।
और आज ही रात को लिनॉर्ड की गिरफ्तारी करने की कोशिश करूंगा, वरना मालूम नहीं कल क्या हो। ये बहुत चालाक आदमी है। फरीदी तहखाने से निकलकर सीधा प्रिंस अदनान के सोने वाले कमरे में गया और ट्रांसमीटर खोलकर उसके सामने बैठ गया। कहो क्या बात है, ट्रांसमीटर से आवाज़ आई। सब ठीक है, फरीदी बोला। लड़की की दूसरी तस्वीर ले ली गई है। आज वो दीवार से सिर टकराकर काफ़ी जख्मी हो गई थी। इन सब बातों की परवाह ना करो। ट्रांसमीटर से आवाज़ आई। ये बताओ किसी और ने भी संपर्क किया या नहीं? अभी तक नहीं, फरीदी बोला। अच्छा, कल मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, ट्रांसमीटर से आवाज़ आई। और हाँ, एक नई खुशखबरी सुनो। फरीदी पागल हो गया है। वाकई? फरीदी चहक कर बोला। हाँ, मेरी स्कीम कामयाब हो गई। अब यहाँ तुम्हें किसी से डरना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ, फरीदी ने कहा। कल रात तो ठीक 9 बजे अपने कमरे में मौजूद रहना। ट्रांसमीटर से आवाज़ आई और फिर बंद हो गई। फरीदी ट्रांसमीटर बंद करके उस कमरे में आया जहां दोनों शराब पी रहे थे। वो दोनों ज़मीन पर औंधे पड़े थे और करीब ही 3-4 खाली बोतलें पड़ी थीं। फरीदी जैक्सन और गजाला को लेकर सीधे कलेक्टर बंगले पहुंचा। रात के लगभग 11 बज गए थे। कलेक्टर सो चुका था, लेकिन फरीदी के कहने पर नौकरों ने उसे जगा दिया। फरीदी और जैक्सन की दास्तान सुनकर कलेक्टर उछल पड़ा। उस वक्त 1 घंटे के अंदर अंदर मिस्टर जैक्सन के बंगले पर छापा मारने का इंतजाम किया गया। लिनॉर्ड पर अचानक उस वक्त पुलिस टूट पड़ी जब वो जैक्सन के भेस में उसके सोने वाले कमरे में पड़ा खर्राटे ले रहा था। उसी वक्त फरीदी ने प्रिंस अदनान को भी शराब खाने से लाए जाने का इंतज़ाम किया। फिर दोनों हवालात में बंद कर दिए गए। फरीदी ने उसी रात को नवाब रशीदुज्जुमा को तरफ भिजवा दिया। दूसरे दिन सुबह वो भी पहुंच गए। गजाला शर्मिंदगी की वजह से सिर नहीं उठा रही थी। रशीदुज्जुमा उससे लिपट टिपट कर फूट फूट कर रो रहे थे। मगर जनाब, हमीद फरीदी से बोला, अगर उस दिन कहीं मैं आपके पिस्तौल का निशाना बन गया होता तो इस वक्त आपके कामयाबी पर तालियां कौन बजाता? अच्छा, तो क्या आप मुझे इतना अनाड़ी निशानेबाज समझते हैं? फरीदी बोला। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, मैंने पागलपन का इतना अच्छा रोल आज तक नहीं देखा, हमीद ने कहा। और तुमने अभी देखा ही क्या है? जरा कान इधर लाइए, हमीद ने धीरे से कहा। फरीदी सिर झुकाकर सुनने लगा। गजाला के बारे में क्या ख्याल है? हमीद ने धीरे से उसके कान में कहा और फरीदी ने उसकी पीठ पर एक घूसा जड़ दिया। तो ये था पूरी सीरीज़, यहीं पर ख़त्म होती है। और इसी तरह की कहानियाँ सीरीज़ हम आपके लिए ऑडियो पब्लिकेशन में लाते रहेंगे। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए।